ब्रेक के बाद स्वागत। आज मधुबनी में पीएम मोदी की सभा होनी है। सादगी से पीएम की सभा होगी। हमले के कारण स्वागत नहीं किया जाएगा। 10:50 पर विशेष विमान से दरभंगा पीएम मोदी पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से झंझारपुर पीएम जाएंगे। सीएम नीतीश के साथ एनडीए के नेता की मौजूदगी रहेगी। तो आज कई बड़ी सौगातें बिहार को मिल सकती है। इसके साथ साथ बता दें कि हमले के कारण सादगी के तौर पर यह पूरा कार्यक्रम रखा गया है। स्वागत नहीं किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मधुबनी आ रहे हैं। वो सुबह 10:50 पर विशेष विमान से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मधुबनी के झंझारपुर जाएंगे, जहां से वो बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज यहां 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम की सौगात से 13 लाख से ज्यादा परिवार को सीधा लाभ मिलेगा और गोपालगंज के हथुआ में एलपीजी बाटलिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद 340 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा और बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पीएम तोहफा भी देंगे। बिजली से जुड़ी 1170 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। बिजली क्षेत्र में 5030 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और देश भर में रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ये सुविधा भी दी जाएगी। सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाया जाएगा। जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई जाएगी और पिपरा और सहरसा और समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपए का लाभ वितरित किया जाएगा और इसके साथ ही बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि पी में जी के 15 लाख नए अभ्यर्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे और देश के 10 लाख पी में जी लाभार्थियों को किस्त जारी करेंगे। बिहार में 1 लाख पी में जी लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही बिहार में 54,000 पी में यू के लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। तो प्रधानमंत्री का चुनावी दौरा है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और कई सौगात लेकर के बिहार आ रहे हैं। मिथिलांचल से मुंबई का सफर अब और आसान हो जाएगा। आज से सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी इसे मधुबनी से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अमृत भारत ट्रेन 22 स्टेशनों पर ठहरेगी। मुजफ्फरपुर में भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। स्थानीय सांसद और दूसरे स्थानीय नेता ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसको लेकर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर टेंट और पंडाल लगाए गए हैं। पढ़ा रहे हैं। मधुबनी में उनकी जनसभा होने वाली है, जिसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारी चल रही है। बिहार में पीएम मोदी कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें एक 05595 अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, जो सहरसा से खुलेगी और मुजफ्फरपुर होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक जाएगी। और ऐसे में मुजफ्फरपुर से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन खुलने वाली है, तो यहाँ भी भव्य कार्यक्रम जो है वह आयोजित किए जाएंगे और इसको लेकर तैयारी चल रही है। आप देखेंगे एक टेंट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन 05595 जो सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाएगी, तो इस ट्रेन को यहाँ भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। कल पीएम मोदी जो है वह जनसभा करेंगे और वहां से हरी झंडी दिखाएंगे। सहरसा से हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके बाद जब ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, तो मुजफ्फरपुर में भी यहाँ के स्थानीय सांसद और अन्य नेताओं के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर वासियों को भी इस ट्रेन से, इस स्पेशल ट्रेन से, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से विशेष लाभ होगा। तो ऐसे में मुजफ्फरपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसको लेकर तैयारी आप देखेंगे। टेंट, पंडाल, तमाम चीजें जो है लगाई जा रही है और इसको लेकर आरपीएफ, जीआरपी और तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वह भी अलर्ट मोड पे हैं। तो पीएम मोदी की इस जनसभा को लेकर तैयारियां कई दिनों से चल रही है। बिहार को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है, कई उद्घाटन और शिलान्यास जैसे कार्यक्रम भी होने हैं
और ऐसे में मुजफ्फरपुर को भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है, जो सहरसा से मुजफ्फरपुर होते हुए जाएगी और इसको लेकर यहाँ भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो पीएम मोदी आज मधुबनी आ रहे हैं। इसको लेकर सीमावर्ती इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मोतिहारी में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास पुलिस और एसएसबी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है और नेपाल से आने वाली गाड़ियों को पूरी पड़ताल के बाद ही भारतीय सीमा में घुसने की अनुमति दी जा रही है। तो देखिए, पीएम मोदी के दौरे को लेकर के अलर्ट है और सुरक्षा बलों की चौकसी यहां पर देखी जा रही है, खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं और वहां नेपाल से आने वाले जो लोग हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी सघन जांच की जा रही है। हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, सघन तलाशी ली जा रही है और उसके बाद से ही इन्हें एंट्री भारत में मिल रही है। तो बिहार में इसी साल चुनाव है और चुनाव को लेकर के कई ऐसे नेता हैं जो ऐसे बयान दे देते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। मुझे बिहार बुला रहा है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एनडीए चट्टान की तरह है और यहां पर दूसरा विचार पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर दूसरा विचार पैदा करने का कोई मन बना लिया है तो ये उनका भ्रम है। साथ ही ये भी कहा कि 2020 में चिराग ने एनडीए को कमजोर किया है। अगर फिर ऐसा करते हैं तो वो एनडीए के हित में नहीं होगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का आशीर्वाद प्राप्त है। एनडीए चट्टान की तरह एक है, यहाँ पर दूसरा विचार पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा विचार पैदा करने का अगर मन में कोई बना लिया है तो मैं समझता हूँ कि उसकी अब वहम है। 2020 की तरह 2025 में आप देख रहे हैं क्या कुछ हो सकता है उसी तरह से चिराग पासवान की तरफ से? अब इसका विशेष बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन 2020 में उन्होंने किया जिससे कि एनडीए कमज़ोर हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास करके नीतीश कुमार के कुनबे में तो काफ़ी क्षति आई है और अगर वही करना चाहते हैं, वही करके अगर वहाँ बात करना चाहेंगे तो एनडीए के हित में वो ठीक नहीं होगा। मोदी जी का बेगूसराय सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू राज में अपहरण, लूट जैसी घटनाएं होती थी, लेकिन जब से बिहार में एनडीए की सरकार है तब से विकास की गंगा बह रही है। हम बैठते हैं, कोई ऊपर चढ़ा पत्री मत कीजिएगा, एक एक कर। लालू यादव जी से मैं चुनौतीपूर्ण कहना चाहता हूं कि अगर आपको बिहार के विकास पर बहस करनी है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता से लेकर के और जिसको आप कहें, आपके सामने गांधी मैदान, फ्रेजर रोड, वहां बहस कर सकते हैं। कभी आपने लालटेन युग में पहुंचाया था, आज बिहार के बच्चों को बिजली मिल रहा है। 30 साल के बच्चों को याद नहीं होगा, यहाँ एक ही धंधा था, फिरौती धंधा। उनको तो जुमलेबाजी दिखेगा ही। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, पटना से बड़ी खबर आ रही है। महागठबंधन की बैठक आज होने वाली है। पटना कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी। दोपहर 1 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस प्रभारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो बैठक में वाम दलों के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीटों पर पहली बार ये बातचीत होगी। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी। बड़ी खबर, जहां महागठबंधन की आज बैठक होने वाली है। पटना कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी। नए वक्फ कानून पर प्रदर्शन के दौरान दुमका से जेएमएम सांसद नलिन सोरेन की जुबान फिसल गई। मंच से संबोधन के दौरान सांसद ने कहा कि संसद में आरजेडी को बहुमत है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोग भी हैरान हो गए। जब लोगों ने उनकी गलती सुधारने की कोशिश की तो भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सर्वविदित था कि पार्लियामेंट का बहुमत आपका राष्ट्रीय जनता दल का है।
और जमुई के सोनो प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चक्रा पत्थर के शिक्षक का क्लास में सोने का वीडियो वायरल हो रहा है। गणित के शिक्षक कन्हैया का स्कूल में सोते हुए वीडियो सामने आया है। शिक्षक स्कूल के समय में कंप्यूटर लैब में एयर कंडीशनर की चेयर को नीचे कुर्सी करके बेड बना करके गहरी नींद लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से शिक्षक सोए हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पहले का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो से शिक्षक की लापरवाही को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत भी की है और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए किस तरीके से शिक्षक 3-4 चेयर को लगाते हैं और फिर सो जाते हैं वहीं पे, और स्कूल का ये समय था जब उनका ड्यूटी था, उस वक्त की ये तस्वीर आई है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। खबर भागलपुर से है, जहां सड़क पर एक शख्स ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। अलीगंज का रहने वाला शैलेंद्र कुमार ने पत्नी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शैलेंद्र का आरोप है कि उसकी पत्नी रिश्ते में अपने मामा के साथ 3 बच्चों के साथ रह रही है। साथ ही पत्नी पर झूठे केस में फंसाने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप इसने लगाया है। चलाएगा ना? पकड़िए इसको, आग लगा रहा, पकड़िए, आग लगा रहा, पकड़िए ना वो। कर लो का धमकी देता है और छोटू कमरिया आओ कि मैं छोटा चाहतू तुमको जिंदगी भर जेल में चढ़ा देंगे, हम दोनों को तुम क्यों डिस्टर्ब करते? क्या कारण है पत्नी इस तरह की धमकी दे रही है? वो शादी कर लिया। किससे? कमल पासवान और छोटू पासवान से सर। कौन है वो? रिश्ता मुझका मामा लगता था सर। और आपको मारने की धमकी देता, काट के फेंक पुलिस के पास आप गए थे? नहीं सर, हम सोचे आजकल सुधर, पर शादी कर लिया। हम जब जाते तो हम सोचे सुधर जाएगा। कोई बोला सर हम पूरा ये फोटो दिखा इंस्टाग्राम का सर, तो मरने से समस्या समाधान हो जाएगा। बोला काट के फेंक। एक बात है सर, हम क्या करें, मेरा मान है भाई, कोई सपोर्ट नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बंगाल एसटीएफ, बिहार एसटीएफ ने कोतवाली थाना पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बंगाल से फ्लिपकार्ट से चोरी हुए 1 करोड़ 33 करोड़ के मोबाइल फोन को पटना के बड़े फोन बाजार हरि निवास कॉम्प्लेक्स के एक दुकान से बरामद किया है और साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने दुकान को भी सील कर दिया है और साथ ही गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। बता दें आपको कि पुलिस ने बंगाल से फ्लिपकार्ट से चोरी हुए 1 करोड़ 33 लाख के मोबाइल फोन को पटना के बड़े फोन बाजार हरि निवास कॉम्प्लेक्स से बरामद किया। मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अहियापुर थाना की पुलिस 2.5 महीने से गायब एक हिंदू लड़की को बुरके में कोर्ट लेकर पहुंची तो परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक लेकर भाग गया था। मामले में लड़की के परिवार वालों ने थाने में अपहरण का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद किया और लड़की का बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस लड़की को लेकर कोर्ट पहुंची। बरामदगी की सूचना पर परिजन भी न्यायालय पहुंचे और लड़की को जबरन पुलिस कस्टडी से ले जाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और परिजनों में तीखी नोकझोंक भी हुई। मामले में नगर थाना अध्यक्ष का कहना है कि लड़का और लड़की का मामला है, जांच की जा रही है। 2.5 महीना पहले हमारे लड़की के मुसलमान का लड़का उठा के ले गया था। उस मुसलमान का लड़का ले गया 2.5 महीना पहले से। उतना दिन से कोई खोज खबर नहीं था। आज दरोगा किया है, आपको लड़की मिल गई है, कुछ नहीं दरोगा से कि कहां से लड़का ले गया। आजाद ले गया है, मुसलमान है। कहां का मामला है? बैरिया फील्ड का मामला है। अच्छा, वो लड़की कौन है आपकी? हमारा बेटी है लड़की। कितने साल की? 16 साल की है। कब ले गया? 2.5 महीना फरवरी में ले गया है। 2.5 महीना पहले आजाद और शहजाद दोनों हमको लड़की के किडनैप करके गाड़ी में उठा के लेके भाग गया। हम खोज रहे थे, उस दरोगा से बोला कि बम्बई में लड़की है, लोकेशन नहीं मिल रहा है। कौन भागा? आजाद और शहजाद। उम्र कितना है लड़की का? 16 साल के। जो अभी न्यायालय परिसर में एक महिला के लड़की को जो लेकर के आया गया है, उसके परिजनों का कहना है कि लड़की 16 साल की है, जबकि पुलिस ने पैसा लेकर के लड़के वालों से उसको बालिग 18 साल का बना दिया है।
यह पुलिस की शिथिलता को ही बताती है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुलिस भी इंटरनेशनल इस्लामिक संगठन के प्रभाव में आकर के वह धर्मांतरण में वह भी हिस्सेदारी कर रही है। जानकारी यही मिली है कि किसी लड़की को लेकर के कोर्ट परिसर में विवाद हुआ है, उसी के लिए हम लोग आए हैं बस। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है जिसमें बिहार के कई लाल ने परचम लहराया है। सीतामढ़ी के अथरी गांव के राजकृष्ण झा ने यूपीएससी की परीक्षा में 8वां रैंक हासिल किया है। राजकृष्ण अभी कल्हापुर में HPCL में जॉब कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजकृष्ण ने दादा सुल्पानी झा संस्कृत के विद्वान थे और उनके पिता की अगर हम बात करें तो उनके पिता सुनील झा नेपाल में पढ़ाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नेपाल में ही हुई है। इंटर की पढ़ाई मुजफ्फरपुर से की और इसके बाद इलाहाबाद से बीटेक किया और अब यूपीएससी की परीक्षा में 8वां स्थान ला करके अपने परिवार का नाम रोशन किया। बड़ी गौरव की बात है कि यूपीएससी 2024 में पूरा ऑल इंडिया में 8वां रैंक लाए हैं। बहुत खुशी की बात है। ऑल इंडिया में 8वां रैंक लाना कोई मामूली बात तो नहीं है, लेकिन पूरे समाज को गौरवान्वित अभी है। पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है। जो बांका से बड़ी खबर है, जहां आग ने भारी तबाही मचाई है। 8 घर जलकर खाक हो गए हैं। लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। धौरैया के पड़ड़िया गांव की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। दमकल की मदद से अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग ने एक भारी तबाही मचाई और काफी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। 8 घर जलकर खाक हो गए। और किशनगंज से भी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सदर अस्पताल के वार्ड में आग लगी है। नशा मुक्ति वार्ड में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वार्ड में 6 बेड जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि आग लगने से एक मरीज भी झुलस गया है। 20 मिनट के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी है। बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, सदर अस्पताल के वार्ड में आग लगी है। नशा मुक्ति वार्ड में आग लगी है और आग लगने से वहां अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि वार्ड में 6 बेड जलकर खाक हो गया और एक मरीज के भी झुलसने की खबर है। गांजा तस्करों के खिलाफ अभियान में मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेसधारी इलाके से 6 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद हुआ है। तस्कर कंटेनर में छुपाकर गांजा मोतिहारी ला रहा था। इसी दौरान कंटेनर से गांजा पकड़ा गया। मोतिहारी जिले में उत्पाद विभाग की टीम सूखे नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और उसे इसमें सफलता भी मिल रही है। जिसमें कुल 44 पैकेट 15 केजी ग्राम गांजा की मात्रा उसमें और एक पैकेट 10 केजी ग्राम का, कुल 45 पैकेट जिसमें गांजा का कुल वजन 670 किलोग्राम था। भोजपुर जिले के बिया में FCI गोदाम के पास ट्रक ड्राइवर का शव मिला है। ट्रक ड्राइवर मुनेश्वर यादव ओराई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जहां FCI गोदाम के पास ट्रक खड़ीकर वहां खाना बना रहा था। खाना खाने से पहले घर पर बेटी से बातचीत भी की थी और जल्द घर आने को भी कहा था, लेकिन सुबह में गोदाम के पास उनका शव मिला। शव पर जख्म के गहरे निशान भी हैं। पुलिस आसपास के CCTV को खंगाल रही है कि किसने इस हत्या की है और क्या कोई किसी ने हत्या की है या फिर कैसे उनकी मौत हुई है, वो पुलिस CCTV के माध्यम से फुटेज देख रही है। तो आरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है कि किस वजह से इनकी हत्या हुई है। और बता दें कि बिया में FCI गोदाम के पास ट्रक ड्राइवर का शव मिला है। अब जब बीमार पड़ते हैं तो इलाज करवाने अस्पताल जाते हैं, लेकिन गिरिडीह में खुद ही एक अस्पताल को इलाज की जरूरत पड़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
गौर से देखिए इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को। गिरिडीह के बोड़ो हवाई अड्डा के पास जब यह अस्पताल बन रहा था तो लोगों को लगा कि अब उनकी परेशानी दूर होगी और पास में ही इलाज की सुविधा भी मिलेगी। लेकिन जब तक अस्पताल पूरी तरह से तैयार होता कि उससे पहले ही सारी पोल खुल गई। 30 लाख की लागत से तैयार हो रहा अस्पताल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही टाइल्स दीवारों से टूटकर गिरने लगी, मार्बल तो छूने से ही उखड़ने लगा और दरवाजा बंद करने पर भी बंद नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गरीबों के लिए अस्पताल बन रहा था, लेकिन निर्माण के काम में लापरवाही बरती गई और सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। टाइल्स गिर रहा है, दरवाजा गिर रहा है, जो छुओगे गिरेगा ही। और इसमें सिर्फ ठेकेदार नहीं, इसमें और भी लोग मिले हुए होंगे, क्योंकि ठेकेदार का पैसा पास करने वाला ऐसे तो पास होगा नहीं। ये सब मिली हुई पीसीसी वार्ड नंबर 5 में जहाँ जाइएगा पीसीसी आज ढाला, कल सीमेंट उड़ना स्टार्ट। बस हम लोग भी चाह रहे थे कि अच्छा है कि सामने कोई अस्पताल खुल रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना होगा जाने में, लेकिन खुलने से पहले देखा जा रहा है तो सारा तो फिर से टूट के उसी तरह हो रहा है जिस तरह पहले पंचायत भवन था। आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाने में जो अनियमितता बरती गई है उस पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान अभी तक नहीं गया है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। लगातार ये सवाल उठ रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप कर कार्रवाई करते हैं या नहीं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।